70 और 35A। वैसे आपकी ये सैंपल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन क्योंकि अभी ये काफी चलन में टॉपिक है, इसके लिए कश्मीर का इशू हम लेंगे। कश्मीर के आसपास में जितने भी टॉपिक्स है और जितनी भी चीजें कश्मीर के आसपास चल रही है, वो सारी की सारी इसके अंदर हम ले लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं कश्मीर से। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा सबसे कि क्या आप लोगों को पता है कि किसी को भी पता है कि वैसे इतने सारे स्टेट्स हैं जो सबके सब जो है कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ऐसा सिर्फ कश्मीर के साथ ही क्यों है कि वहां पर इतना ज्यादा वायलेंस होता है, इतना सब कुछ होता है? कोई बता सकता है? अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को, कोई बता सकता है? हेलो। Influence of Pakistan and China. हेलो Influence of Pakistan and China. So, सर, पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस तो राजस्थान में भी हो सकता था। मगर वीडियो ऑन करो एक वहां बार। पे जो टेरिटरीज हैं, जो पीओके का रीजन है या फिर अक्साई चीन वाला जो रीजन है, वहां पे ज्यादा उनका मोटिव्स हैं नहीं, पाकिस्तान के। राजस्थान में कब राजस्थान में क्यों नहीं लिया उन्होंने सर? गुजरात भी ले सकते थे, वहां पंजाब की भी बाउंड्री शेयर होती है, पंजाब ज्यादा ग्रोइंग है, कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब को अगर वो शेयर करे तो पाकिस्तान का 85% एरिया जो है वो माउंटेनियस है, तो अगर वो पंजाब लेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो फिर वो कश्मीर की तरफ क्यों देख रहे हैं? वीडियो ऑन करिए सर मुस्लिम। आपका, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। हेलो, हाँ सर। ऑडिबल? यस सर। हाँ बताइए सर। तो कश्मीर शायद में वहां ऐसा पे, क्या सर? हाँ, मुस्लिम रीजन भी ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए मुस्लिम पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस। तो, और केरला में मुस्लिम पॉपुलेशन 68% से ऊपर है, उन्होंने कभी नहीं कहा हम इंडिया छोड़ेंगे। पर वहां पे उनका एक्सेस भी तो नहीं है ना पाकिस्तान चाइना का। पाकिस्तान का एक्सेस, अच्छा मैं और जगह भी बता दूं, पंजाब वाले लोग जो हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, तो वो उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ अच्छा वियान, आप बताइए। सर जैसे कश्मीर की मतलब शुरू से वो लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे ना। वो उनके क्या राजा, क्या नाम था उनका, हरी सिंह जी, उन्होंने जबरदस्ती वो साइन किया था, क्या कहते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, क्योंकि उनको अपना कश्मीर बचाना था जब पाकिस्तान ने अटैक किया था। तो भाई अपने खुद की विल प्लेबिसाइड, से तो उन्होंने। प्लेबिसाइड तो जूनागढ़ में भी हुआ था जो गुजरात का है। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? कनिका? नो वन? चलिए शुरू करते हैं हम। बेसिकली मेरा काम यही रहेगा आप लोगों के साथ कि वास्तव में 370 ऐसा क्या हो गया और क्यों कश्मीर में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही, बाकी जगह पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए हुआ क्या था कि वैसे तो स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट में अगर हम लोग इसको देखें तो स्टोरी यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग कि 3 जून 1947 को आपके जो लुइस माउंट बैटन थे, इंडिया के वॉइस रॉय, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर ये बात कही कि मैंने बहुत कोशिश करी कि हिंदू और मुसलमान जो है वो साथ में रह सके और कोई दिक्कत ना हो उनको, लेकिन अब मैं देख चाह रहा हूँ कि अगर मैंने और ज्यादा ऐसी कोशिश करी तो इंडिया जो है वो बाल्कन स्टेट्स की तरह, आपको पता है यूरोप में छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो वो सब बट गए अपने अपनी वो कास्ट के बेस पे इस तरह से, तो इंडिया भी बाल्कन स्टेट्स की तरह छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा। तो इसके लिए मैं इंडिया को अब बाइफरकेट कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो किंगडम्स थे उस समय, प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको ये कहा गया कि या तो आप इंडिया में ज्वाइन कीजिए, या आप पाकिस्तान में ज्वाइन कीजिए, या फिर अपना एक अलग स्टेट बना लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में 3 तारीख को उन्होंने ये बात कही, और 10 तारीख को त्रावण को, जो कि आज का केरला है आपका, उन्होंने ये बात कह दी कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना अलग देश बनाऊंगा। 12 तारीख को आपके हैदराबाद ने ये बात कह दी, मैं अलग देश बनाऊंगा। तो इन्हीं लोगों में से एक थे आपके राजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर के थे। अब हुआ ये कि इन सबको बिठा करके, और लॉर्ड जो थे, वाइसरॉय जो थे आपके, उन्होंने बिठा करके वो सबको मनाया कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, आप इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के किसी एक के अंदर जाइए, और लगभग सब लोग मान गए थे। तो ये एक हरि सिंह जी जो थे आपके राजा, ये लोग ये इस बात पे माने नहीं थे।
और ऐसा इन्होंने कहा कि मैं अलग देश बनाऊंगा। और 15 अगस्त को जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके बाद में भी कश्मीर एक अपना अलग इंडिपेंडेंट कंट्री था उस समय। तो उसके बाद में ये हुआ कि पाकिस्तान को ये चीज बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि मेरे पास में कश्मीर जैसी एक जगह हो जिसके अंदर मेरा अधिकार ना हो और बाकी दूसरे लोग जो है वो उसको कैप्चर कर ले। तो ऐसा उन्होंने क्या किया कि वहां पे अपने पश्तून ट्राइब्स जो थे उनको भड़काया इस चीज के लिए कि अब वो जो है अटैक करे कश्मीर के ऊपर और कश्मीर को अटैक करके और उसको कब्जे में कर ले। हुआ ये कि जैसे ही कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ, अब वहां के जो राजा थे हरि सिंह, उनके पास जो मिलिट्री थी या आप कह सकते हो आर्मी थी, वो सिर्फ नाम की थी, मतलब आर्मी कुछ खास थी नहीं उनके पास में। और सिर्फ 105 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुजफ्फरनगर से आपके श्रीनगर के बीच में, 120 या 105 किलोमीटर का। तो ऐसा जो वो आर्मी जैसे जैसे पहुंच रही थी उनके पास में, उनको बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने इंडिया के पास में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात कहकर के भेजा कि आप जो है वो हमारी हेल्प करो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इंडिया के सामने ये चीज आई कि भाई इंडिया को हेल्प करने का मौका आया है, तो आपके जो वाइस रॉय थे उस समय भी, तो उन्होंने ये बात कही कि भाई इंडिया साइन तो कर लेगा एक्सेशन, लेकिन उसकी एक शर्त ये होगी कि साइन तब करेगा जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर एग्जैक्टली साइन करोगे और इंडिया का एक पार्ट बनोगे। जब ये चीज उन्होंने साइन कर दी, उस समय इंडिया ने हेल्प करी। इंडिया ने अपने जो आर्मी थी वो वहां पर भेजी थी। और ऐसा कहा जाता है कि हरि सिंह जो थे वो अपने स्वभाव से बहुत डरपोक तरह के थे, तो उन्होंने ये भी कह दिया था अपने चीफ सेक्रेटरी को कि अगर सुबह तक तुमको इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स कश्मीर के अंदर नहीं दिखे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना, मुझे उठाना मत। लेकिन इंडियन एयरफोर्स जो है वो टाइम पर पहुंच गई थी वहां पे, और इस कारण से जो है आज कश्मीर जो है वो उस एरिया को हमने बचा पाए। ठीक है, ये उसी समय की फोटो है आपके सामने जो आ रही है, जिस समय इंडियन आर्मी ने वहां पर पहुंच करके किया था। ये बहुत बड़ा काम था। उसका कारण ये था कि हमें ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो ट्राइब्स है, वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्या श्रीनगर का जो एयरबेस है वो भी उनके पास है या नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी इंडिया वहां पर गया था और वहां जाकर के इतना काम किया था। ओके, तो जहां तक वो लोग पहुंच पाए, जिस एरिया तक वो लोग पहुंचे थे, आज भी वो एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये जैसे आप देख रहे हैं जो ग्रीन पार्ट है आपका, ये ग्रीन पार्ट पूरा आज भी उनके कंट्रोल में है, जहां तक वो लोग पहुंच पाए थे। और इसके अलावा जिस पार्ट के अंदर इंडियन आर्मी ने हमें बचा लिया था, वहां के कश्मीर के जो रहने वाले उनको बचा लिया था, तो वो एरिया आज भी हमारे पास में है। इसके अलावा अक्साई चिन और ये जो दूसरा एरिया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि अभी तक जो बताया उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर? चले आगे। इसके बारे में आपके जो पेपर आया है अभी, उसके अंदर भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे लगा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कश्मीर के आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि जब कश्मीर जो है उसको इंडिया का पार्ट बना लिया गया था, तो ऐसे में उसके बाद में लुईस माउंटबेटन ने क्या चीज करी। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में माउंटबेटन ने कहा था जवाहरलाल नेहरू से कि आप जो है वो अब इस टॉपिक को यूएन में लेके चले जाइए, यूएन में जाइए और यूएन इसका फैसला करे कि वास्तव में इंडिया का पार्ट होगा या कश्मीर अलग रहेगा या फिर वो इंडिया का पार्ट बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट कराने की कोशिश की गई। प्लेबिसाइट पता है आप लोगों को? अच्छा, किसको पता है यहाँ पे प्लेबिसाइट? विहान, निवेश, आप अनम्यूट कर सकते हो आपको। अगर किसी को पता हो प्लेबिसाइट क्या होता है, यहाँ पे अभी रिसेंटली ईयू में भी आपको ये चीज देखने को मिली होगी, प्लेबिसाइट। सौम्या, पता है किसी को भी? वेल, एक्चुअल में क्या होता है प्लेबिसाइट के अंदर कि लोगों से पूछा जाता है वोटिंग करा के कि क्या आप इस डिसीजन के फेवर में है या अगेंस्ट में है। ब्रेक्सिट देखा होगा आपने, ब्रेक्सिट नाम सुना होगा। ब्रिटेन अलग हो रहा है यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से। तो उसमें क्या किया गया, ब्रिटेन के सभी लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हो, ब्रिटेन अलग रहे या एक साथ रहे। तो वहां पे लोगों ने 52% वोट देकर के ये बात कहा कि नहीं, ब्रिटेन को अलग होना चाहिए, और इसलिए फिर ब्रिटेन अलग हो गया। ओके, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट दो अलग अलग चीजें होती है। पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे होते हैं उनको इस बारे में पता होता है। ओके, क्लियर है? तो यही बात उन्होंने कही थी कि यहाँ पे प्लेबिसाइट कराया जाए, यानी लोगों से पूछा जाए कि वास्तव में यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या इंडिया में जाना चाहते हैं। और इस चीज के लिए
उसके बाद में जब यूएन में कोई फैसला चला जाता है तो यूएन का ये रिकॉर्ड रहा हुआ है कि वहां फैसला जाके अटक जाता है, उसका फिर कुछ नहीं होता, और वो इशू जो है वो सिर्फ इशू बन के रह जाता है और उसका कुछ नहीं हो पाता। तो आज भी वो इशू वहां पे बना हुआ है और उसका कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आपका आज का कश्मीर जो है ये उसकी फोटो है। अब देखने की बात ये है कि जब ऐसी सिचुएशन में जब एक टेम्पररी अरेंजमेंट हमें करना था कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर इंडिया का पार्ट तो बन गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ में, लेकिन क्योंकि उसको यूएन में लेके गए थे तो एक टेम्पररी प्रोविजन करना था, तो इसके लिए आपके आर्टिकल 370 को रखा गया। आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्पररी प्रोविजन था, इसलिए रखा गया था कि एक बार यहाँ प्लेबिसाइट हो जाए उसके बाद में पता चल जाएगा कि भाई इंडिया का पार्ट रखना है कि नहीं रखना है या क्या करना है। तो इसके लिए इन लोगों को बहुत सारी छूट भी दी गई थी और बहुत सारे अलग अलग ऐसे स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए गए थे जो नॉर्मली इंडियंस को नहीं मिलते। जैसे अगर आप लोग देखें तो इनको काफी सारे पावर्स थे, उनका एक अलग फ्लैग हो सकता था, यानी कि इंडिया का फ्लैग लगाने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का एक सेपरेट फ्लैग, यहाँ तक कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। और आपने इंडियन पीनल कोड सुना होगा, कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर जिसमें सुनते हो आप, है ना? तो वहां पे जैसे इंडिया में इंडियन पीनल कोड होता है, वहां पे रणवीर पीनल कोड होता था, और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, और इतना था कि इंडिया का कोई आदमी वहां पर कोई प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकता था, पॉसिबल नहीं था उसके लिए, क्योंकि अलाउ ही नहीं किया जाता था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब हुआ ये कि 70 इयर्स निकल गए, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि वास्तव में ये जो 370 आ गया है इसको हटाएं कैसे, क्योंकि यूएन तो कुछ करेगा नहीं और हमको कुछ ना कुछ करना जरूरी था। तो ऐसी सिचुएशन में ये किया गया कि आपके जो मोदी जी हैं उन्होंने एक नई चीज लेके आए, वो उन्होंने ये चीज करी इसके अंदर कि एक 371 के अंदर ये क्लॉज है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे, अब ये जो चीज है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है और लीगल टेक्निकल है, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि 370 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन से मैटर्स जेएनके पे लागू होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो मोदी जी है उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर पास किया जिसके अंदर ये बात लिख दी, उसके अंदर दो बातें लिखी थी उन्होंने एक बात तो ये लिख दी कि लागू क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब से पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू होगा, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या करी, ये कह दिया, वहां पे ये सिचुएशन थी कि वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती थी या उसको इंडिया में पूरी तरह से चेंज कर सकती थी, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना खत्म हो गई थी 1955 में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी नहीं तो पूछते किससे। तो मोदी जी ने एक और चेंज किया, मोदी जी ने क्या कहा कि अब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए। वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वर्ड लिखा हुआ है 370 में उसको लेजिस्लेटिव असेंबली समझा जाए। और आप लोगों को पता होगा जिस समय ये किया था उस समय वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा था कश्मीर के अंदर। तो प्रेसिडेंशियल रूल चलता है उस समय क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स गवर्नर के पास चली जाती है ना? चली जाती है, पता है सबको? हाँ सर। हाँ, सही है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, लीगल टेक्निक्स है इसमें। किसी को नहीं समझ में आई तो मैं वापस बता सकता हूँ। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर दो चीजें थी, ठीक है? हाँ बोलो नीरज, कुछ पूछना है आपको? नो सर, क्लियर है? नथिंग। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है, सर क्लियर है सर। ठीक है। तो इसमें कृतिका कोई क्वेश्चन? नो सर। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए पूछ रहा था। क्लियर है सब? चले आगे। हाँ। तो थोड़ी टेक्निकल चीज इसको आगे वापस समझा देता हूँ मैं कि 370 में ये लिखा था कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछना पड़ेगा कि हम लोग चेंज करके उसको पूरे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लागू कर दे। अब हुआ ये कि वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1955 में खत्म हो गई, तो वो किससे पूछते? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मोदी जी ये चीज लेके आए इसमें कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो आप लेजिस्लेटिव असेंबली समझो, ठीक है? और लेजिस्लेटिव असेंबली जो समझनी है आपको, और प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी पावर चली गई गवर्नर के पास। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है साहिल? गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट यानी कि। हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो अब प्रेसिडेंट जिसे अपॉइंट करेगा क्या वो प्रेसिडेंट के खिलाफ जाएगा? नहीं ना? नो सर।
तो ऑब्वियसली एक तरह से ये चीज हो गई कि गवर्नमेंट ने खुद से ही पूछ लिया कि भाई ये कर लें क्या, तो गवर्नमेंट का भी कर लो भाई, जो आपको करना है करो, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो एक तरह से ये आप कैसे हो ना कि कान को पीछे से ऐसे पकड़ना, ये किया मोदी जी ने। ठीक है, तो इस तरह से कान को पकड़ा और इस तरह से आपका 370 जो है वो 370 खत्म नहीं हुआ है, लोगों ने 370 अबॉलिश हो गया, अबॉलिश नहीं हुआ है, लेकिन अब वो एक तरह से कोई काम का नहीं रहा है, पड़ा है वो टेम्पररी प्रोविजन, लेकिन जिस तरह से उसको काम में लिया है तो अब 370 कोई काम रहा नहीं, ये चीज होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि मरा नहीं है लेकिन मरे जैसा ही है, उसका कोई अब लेन देन नहीं रहा। ओके, क्लियर है? तो बहुत ही चालाकी से मोदी जी ने ये काम किया है आपके। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपके कश्मीर का इशू। ठीक है, हालांकि इसके आने के चांसेस कम है क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आ चुके हैं आपको। जो फर्स्ट सैंपल पेपर का लास्ट टॉपिक था उसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस थे, अगर देखा हो तो आपने। अच्छा, आप में किस किसने सैंपल पेपर नहीं देखे हैं? हाथ रेज कर लो, मुझे दिख रहा है। किस किसने सैंपल पेपर नहीं देखे हैं? सबने देखे हैं? हाँ। अच्छा, वीडियो ऑन कीजिए, कई लोगों का वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है। निवेश, अभय, मनीषा, हाँ, किस किसने सैंपल पेपर्स नहीं देखे हैं वो हाथ उठा ले। सबने देखे हैं? हाँ। चले आगे। सैंपल पेपर में आपने देखा होगा, पहले पहले सैंपल पेपर में है ये चीज कि पहले सैंपल पेपर के अंदर आपका जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर पूछा हुआ है जम्मू कश्मीर के बारे में और 370 के ऊपर ही क्वेश्चन है उसमें, है ना? तो उसके अंदर सारे इसके अंदर से क्वेश्चन है, तो इसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। अब जो मैं आगे बता रहा हूँ वो आपके कश्मीर का और चाइना का जो रिलेशन है उसके बारे में भी आएगा। ठीक है, अभी करंटली आपका ये जो मैप है कश्मीर का वो इस तरह से दिखने लग गया है। ओके, ये 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। अब ये देखिए, इसमें भी बहुत समझदार दिखाई मोदी जी ने। यूनियन टेरिटरी, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सही से पढ़ा हो तो यूनियन टेरिटरी के ऊपर डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल होता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर करता है ना? जबकि अगर आप स्टेट बना देते हो तो स्टेट जो है फिर लॉज बनाने का जो है वो 3 पार्ट में बट जाता है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना? अब क्या कर दिया कि यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कुछ भी होगा तो सेंटर हाथों हाथ सारी चीज हाथ में ले सकती है, उनको किसी से पूछने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां की लेजिस्लेटिव, जैसे आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी और मोदी जी लड़ते रहते हैं, है ना? न्यूज में देखा होगा। उसका कारण क्या है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली की यूनियन टेरिटरी होने के कारण सारी पावर सेंटर के पास में। हालांकि अभी उसमें चेंज आ गया है रिसेंटली, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसने उन्होंने कह दिया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी पावर्स में चेंज होगा। ओके, लेकिन ये सब चीजें बाकी यूनियन टेरिटरीज पे लागू नहीं होती। अब इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है कृतिका? प्रियम? 9 9 9 है? 9 8 और 9 8 नीरद? 9 सर। 9 है? हाँ सर। विहान? साहिल? 9 है पक्का? हाँ। चलो ठीक है, ओके। तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं आपके। ओके, ये ध्यान रखिएगा, कई बार जो आपके क्लैट है वो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ जाता है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। जैसे 2014 में क्वेश्चन पूछा था कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं वो 15th लोकसभा इलेक्शन है कि 16 है कि 17 है कि 18 है। अब लोकसभा इलेक्शन के बारे में सब पढ़ के जाते हैं और मैंने जब क्लैट पढ़ के गया था सब कुछ कि कौन खड़ा हो रहा है, कहाँ से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब कुछ, लेकिन ये देख के नहीं गया था कि कौन सा लोकसभा इलेक्शन, और मैंने वो क्वेश्चन गलत किया था। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होएगा वो है इंडिया चाइनीज इंकर्शन। ओके, अब मुझे ये बताइए कि चाइना जो है, इंडिया और चाइना, उनके रिलेशन के अंदर क्या शुरू से रिलेशन ऐसे ही थे या अभी खराब हुए हैं? नहीं सर, शुरुआत से ऐसे नहीं थे। शुरुआत से नहीं थे? पर काफी सर पहले खराब हो पहले थे फिर उन्होंने एक एक जना बोलिए, ट्रीटी साइन कर ली थी। सर पहले थे और फिर उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली थी जो पीस ट्रीटी थी। ओके, और फिर वो अभी जो वापस इश्यूज रेज हो रहे हैं उसमें। नहीं, ट्रीटी कौन सी कब साइन कर ली थी, किस चीज के लिए? सर शायद 1972 में सब बाउंड्रीज का ही
बाउंड्रीज के लिए उनकी लड़ाई होती थी, तो इसीलिए उन्होंने फिर ट्रीटी साइन कर ली थी 1972। 1962 में वॉर हुआ था इंडिया चाइना हाँ। का, और अभी तक उसकी जो बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है, तो उसके ऊपर तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक। LAC आज भी कहाँ पर है इंडिया को भी नहीं पता और चाइना को भी नहीं पता। एनीबडी एल्स? हाँ सर, वही थी तिब्बत का इशू आया था, उसके बाद में होने लगे थे रिलेशन खराब। तिब्बत का जब इशू आया था उसको, तिब्बत का जब इशू आया था, तिब्बत को उन्होंने जब अपना किया था इन्वेजन, उसके बाद में जो थे रिलेशन वो खराब होने लग गए थे। अच्छा, इंडिया और चाइना, फिर वो अच्छा। वॉर हो गई उसके बाद में। अच्छा, और कोई? कनिका? सर डोकलाम वाले के बाद में रिलेशंस डोकलाम तो बहुत अभी हुआ है, 2017 में हुआ है डोकलाम। आई एम आस्किंग 70 इयर्स अगो। वो क्या नाम है 54 में हुई थी ना ट्रीटी, क्या नाम है, पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, पंचशील। इंडिया और चाइना के, नेहरू जी और वेरी गुड, उनका वेरी क्या गुड। नाम था, जोऊ एनलाई। हाँ, जाओ एंड लाई, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं 58 में या 59 में शायद वो तिब्बत इन्वेजन किया था चाइना ने, जिसके अच्छा, बाद में अच्छा। दलाई लामा यहाँ आया था। और विकिपीडिया तो नहीं खोला? नो सर। ओके, थैंक यू। चलिए हम चलते हैं, सही बताया आपने। हुआ ये था इंडिया में कि 1950s में इंडिया जो है उसने चाइना के साथ में अपने रिलेशन स्टैब्लिश किए। आपको बता दूं मैं कि पहले चाइना का इंडिया के साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता था, इंडिया चाइना का पड़ोसी नहीं था। ओके, पहले तिब्बत हमारा पड़ोसी था और तिब्बत के ऊपर ही बातचीत होती थी। चाइना का हमारे से बॉर्डर डिस्प्यूट कोई था ही नहीं, क्योंकि चाइना हमारे बॉर्डर में ही नहीं था। हुआ ये था कि तिब्बत जो था उसके ऊपर जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो लोग रहते थे और उन्हीं का राज चलता था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर धीरे धीरे, अब बुद्धिस्ट मॉन्क के नाम से पता चलता है वो आर्मी तो रखेंगे नहीं, वो तो शांति के दूत होते हैं। तो ऐसे, और चाइना जो है वो तो कहता है कि भाई मैं तो जितना फैलूं उतना कम है, एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी। आज ही आपने अखबार में देखा होगा मोदी जी ने क्या बोला, पढ़ा किसी ने आज का अखबार कि द एरा ऑफ एक्सपेंशन इज ओवर? आज के अखबार में आया हुआ है, फर्स्ट फ्रंट पेज पर, है ना। तो हुआ ये था कि तिब्बत जो है उसके अंदर ये चीज हुई कि वहां पर पहले हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ था, लेकिन बाद में ये चीज हुई कि तिब्बत के ऊपर उन्होंने अटैक किया और तिब्बत को अपना हिस्सा बना लिया। अब यहाँ पर दुनिया ने इंडिया से पूछा था कि क्या ये जो किया वो सही किया है, क्योंकि आप तो पड़ोसी हो इनके। तो ऐसे में इंडिया ने ये ब्लंडर किया था कि इंडिया ने कह दिया था कि हाँ तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है, और इस चीज के लिए हम आज भी भुगत रहे हैं। ओके, नहीं तो अगर इंडिया ये बात कहता कि नहीं ये इन्होंने गलत किया, तो शायद वर्ल्ड कम्युनिटी के कहने पे वापस तिब्बत जो है वो चाइना से हट करके और अलग देश बन जाता। लेकिन जो आपके जवाहरलाल नेहरू साहब थे, वो लोग जब जाओ एन लाई से मिलने गए थे 1955 में 54 में, तो ऐसी वहां पर क्या पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहाँ पे ये कहा गया था कि हम अगले 7 साल के लिए 8 साल के लिए ट्रीटी करते हैं, उसके अंदर हम पीसफुली रहेंगे, हम तिब्बत के ऊपर कोई लड़ाई नहीं करेंगे और तिब्बत के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, पीसफुल रहेंगे। और आपने नारा सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये नारा वहीं पर निकला था 1954 में उस मीटिंग के अंदर में, ठीक है ना। और हुआ ये था कि वो मीटिंग का इतना ज्यादा प्रभाव जवाहरलाल नेहरू पर था कि उन्होंने हर चीज को साइड कर दिया था। मुझे याद है, मैंने पढ़ा है कि आर्मी के जो चीफ थे 1957 में जब तिब्बत के ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया था उसको चाइना ने, उसके बाद में आर्मी चीफ ने ये बात कही थी कि सर अब ये हमारा पड़ोसी बन चुका है और इसके जो बाकी देशों के साथ हालात है वो सब में उसका यही है कि भाई ये एरिया मेरा ये तेरा नहीं है, और एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी है उसकी। तो ऐसी सिचुएशन में सर आप हमको अब चाइना के बॉर्डर के ऊपर सतर्क हो जाना चाहिए। आप कम से कम हमें बंदूकें तो सही दिला दीजिए। इंडिया के पास में जो सोल्जर्स थे उनके पास में 1914 की जो वर्ल्ड वॉर 1 है उस समय की बंदूकें थी, और इसके बावजूद भी वो लोग वहां पर भरी सर्दी में वहां पर रहते थे, सिर्फ इसके लिए कि वो बॉर्डर की रक्षा कर सके। तो वहां पर उन्होंने बहुत कहा कि सर आप चाइना पर इतना भरोसा मत कीजिए, और चाइना जो है वो खराब करेगा, आप चाइना पर इतना भरोसा मत कीजिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का नहीं सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब सही चलेगा, मैं बात करके आया हूँ पंचशील में और हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई हैं। अब वो तो हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए। सर जो आपका चाइना है वो एकदम प्रैक्टिकल है, उसको कोई मतलब नहीं किसी से। आपको मैं बताऊं कि एक आपका कश्मीर का एरिया है, उस कश्मीर के एरिया को जो है वो चाइना जो है उसको पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था। अभी एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। पाकिस्तान को गिफ्ट किया था, वो सिर्फ इसीलिए गिफ्ट किया था कि भाई वो उसको हेल्प करेगा। ये देखिए, ये सचगाम वैली है,
ठीक है। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था चाइना को, ये सोच करके कि ये मेरे हिस्से में मैं आपको देता हूँ, बदले में आप मेरी हेल्प कीजिएगा। तो 63 में ये काम किया और 65 में इंडिया चाइना का वॉर हो गया। तो फिर उसने कहा, अभी आप हमारी हेल्प करो। तो उसने कहा, अभी क्यों करूं? तो क्या हेल्प करो, मैंने आपको जमीन दी थी। तो उसने कहा, आपने जमीन दी, मैंने रख ली, बात खत्म, अब आगे क्या करना है, हो गया खेल पूरा। तो वो इतना प्रैक्टिकल है, तो वो इस चीज को नहीं सोचता है। ऐसा जब हम देखते हैं तो इधर नेहरू जी के पास में आइडियलिज्म चल रहा है कि चाइना के साथ में सब सही चलेगा, और उधर चाइना जो है वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। और 62 में अचानक ही चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, और ये सिचुएशन हो गई इंडिया की, इंडिया संभाल भी नहीं पाया खुद को। ये देखिए, ये आप ये बॉर्डर का जो एरिया इसमें दिख रहा है, ये देखिए आप, ये एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई तक कर लिया था। एक ये एरिया, एक ये एरिया, ये उन्होंने ऑक्यूपाई तक कर लिया था। और इंडिया ने तकरीबन 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड, जो कि आज तकरीबन पूरी दिल्ली को भी आप ले लो तो उससे भी बड़ी है, इतना बड़ा लैंड इंडिया ने खो दिया था, सिर्फ इसलिए कि हम लोग सतर्क नहीं थे उस समय, अवेयर नहीं थे इस बारे में कि चाइना कैसा होगा। और इसलिए हम लोग वो वॉर हारे थे, और बुरी तरह हारे थे। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतना डेवलपमेंट नहीं था कि हम लोग उनके साथ लड़ सके। आप में से अगर कोई जोधपुर गया हो तो वहां पर शैतान सिंह सर्कल है, सुना है किसी ने? तो शैतान सिंह एक ऐसे इंडियन सोल्जर थे, लेफ्टिनेंट थे, जिन्होंने वहां पर लड़ाई की थी, और अकेले उनके साथ के 600 जनों ने चाइना के 1800 लोगों को मार दिया था। जबकि हमारे पास में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, हमारे पास बंदूकें कम थी, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े भी वो पूरे नहीं मिलते थे। ये कहने नहीं चाहिए मुझे बात, लेकिन रियलिटी यही है। उसके बावजूद भी हमने 3 गुना लोगों को मार दिया था चाइना के, लेकिन फिर भी हम लोग ये वॉर ब्रूटली आ रहे थे। और उसके बाद में ये जो अरुणाचल का एरिया है, वहां से तो वो लोग वापस पीछे चले गए थे, लेकिन अक्साई चीन का जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है, इस एरिया को उन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं, और इस एरिया को उन्होंने कैप्चर करके रखा। ओके, तो इतने सालों से डिस्प्यूट चल तो रहा था, लेकिन चाइना में क्या होता है कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो थोड़े थोड़े समय में वहां पर ये मांग उठती रहती है कि वहाँ डेमोक्रेसी बने, और जैसी डेमोक्रेसी की मांग उठती है, वो लोग नेशनलिज्म शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, जब भी उरी का हमला हुआ, या उरी के हमले के बाद में और दूसरे कोई भी इंडिया ने काम किया है, तो इस सिचुएशन के अंदर जैसे ये काम करते हैं तो हमारे यहाँ का नेशनलिज्म बढ़ जाता है। व्हाट्सएप पे आप देखोगे हर चीज में नेशनलिज्म, भारत 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 आ जाता है। तो वैसे ही अब चाइना क्या हो रहा है कि कोरोना के कारण वहां पे सब जगह पे, वहां पे एक तो ये हो रहा है कि कोरोना को आप लोगों ने फैला दिया, ठीक है। सेकेंडली क्या हो रहा है कि डोकलाम के अंदर जो इंडिया का स्टैंड था वो बहुत टफ था। अच्छा, डोकलाम के बारे में किस को पता है यहाँ पे? 2016 में हुआ था ये। क्या हुआ था? 2016 में हुआ था इशू ये। क्या 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 इशू में क्या था इसमें? इशू पता नहीं, ये इशू पता नहीं। इशू पता नहीं। अच्छा, और कोई अभय? अभय? यस सर। हाँ, आपको पता है डोकलाम में क्या था? सर डोकलाम इशू सर सिक्किम के पास में हुआ था सर। एक्चुअली वहाँ पे भी इंकर्जन करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो इसलिए वहाँ पे स्टैंड ऑफ चला था 73 डेज के लिए। अच्छा, वो इंडिया का लैंड था या नहीं था? सर वो लैंड तो इंडिया का ही था, लेकिन चाइना तो सबको यही कहता है कि वो उसका लैंड है। अच्छा, प्रियम, किसका लैंड था वो? सर ये बस इतना ही पढ़ा कि 2016 में हुआ था, इसका डेप्थ में नहीं गई। अच्छा, कनिका? सर वो इंडिया ने भूटान की हेल्प करी थी। तो इंडिया का लैंड था या नहीं था उसमें? भव्या? भव्या? नो आइडिया। नो आइडिया। ट्विंकल? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें इंडिया का कोई लेन देन नहीं था। जो ये एरिया है, ये एक्चुअली में भूटान और चाइना के बीच का डिस्प्यूट है। अगर आप इसमें देखोगे गौर से तो मैप के अंदर साफ दिख रहा है कि ये एरिया में इंडिया का कोई लेन देन नहीं है, बल्कि ये भूटान और चाइना के बीच का डिस्प्यूट था। लेकिन इंडिया ने उसके अंदर हेल्प इसलिए की क्योंकि इंडिया के इसके अंदर 2 फायदे थे। एक फायदा तो ये था कि भूटान के पास अपनी आर्मी नहीं थी और उसको हेल्प करने से हमें
फ्यूचर में अपने जो दोस्त थे उसके साथ में हेल्प करेंगे तो आगे हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। सेकेंडली क्या है कि इंडिया का ये जो पार्ट है, ये इसको चिकन नेक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट है, और इस छोटे से पार्ट को अगर चाइना ले लेता है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है उससे हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए और चाइना कम से कम इसके आसपास आ सके, इसके लिए इंडिया ने क्या किया कि इस पूरे एरिया को हेल्प करिए, भूटान की भी हेल्प कर दी और हमारे आसपास तक चाइना ना आ पाए उसके लिए हेल्प की। तो इंडिया का बहुत टफ स्टैंड था, आज तक कभी ऐसा स्टैंड रहा नहीं है इंडिया का। इंडिया एकदम आप कह सकते हो सामने आ गए थे वो एक दूसरे के कि भाई हम लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे। और वो एक टफ स्टैंड भी कारण बनता है, कहते हैं ऐसा कि उस टफ स्टैंड के बाद में चाइना ने भी अपनी पोजीशन जो है बहुत टफ कर ली थी इंडिया के अगेंस्ट। ओके, तो बेसिकली ये कारण रहे हुए हैं कि अभी सडनली उन्होंने जो है वो इंकर्जन किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंकर्जन किया है, क्या किया है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो पहला इंकर्जन हुआ आपका पेंगोंग लेक में। 3 इडियट्स आप लोगों ने देखी होगी। 3 इडियट्स में जो लास्ट में जो फोटो आती है, लास्ट में जो क्लिप आती है जिसके अंदर वो पता चलता है कि भाई वो बड़ा साइंटिस्ट है, तो वो एक्चुअल में पेंगोंग लेक का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, और वहां पर ही शूटिंग हुई थी। ठीक है, पेंगोंग लेक जो है वो लद्दाख के नीचे सदर्न एरिया का पार्ट है, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि 8 फिंगर्स है, दिख रहा है सबको, है ना? इसमें पॉइंट आउट भी किया हुआ है 8 फिंगर्स है। अब इस 8 फिंगर्स के अंदर क्या क्या सिचुएशन है कि पहले कि ये शुरू के जो 4 फिंगर, ये जो 8 फिंगर्स है, यहां तक इंडिया कहता है कि हमारी टेरिटरी है, और चाइना कहता है कि यहां तक हमारी टेरिटरी है। तो ये जो बीच का एरिया है ना, इस बीच के एरिया में डिस्प्यूट चलता था। इस बीच के एरिया में कहा जाता था कि भाई चाइना भी यहाँ पर आती थी और इंडिया वाले भी यहाँ पर जो है वो आते थे, और हमेशा कहते थे कि भाई ये एरिया हमारा, तो इसके ऊपर डिस्प्यूट चलता था। लेकिन कभी भी किसी ने अपने टेंट्स यहाँ पर नहीं लगाए थे। रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि अभी आपके चाइना ने यहाँ से बढ़ते बढ़ते और इस जगह पर आकर के अपने टेंट लगा लिए। यहाँ पे एक नहीं कई सारे टेंट लगा लिए, और यहाँ पर और इसी जगह पर आपकी जो अभी आपने सुना होगा ना कि शहीद हो गए कहीं तो 20 लोग, तो वो सब एरिया वो भी इसी जगह का पार्ट है। ओके, वैसे इस एरिया के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, पेंगोंग लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, इंडिया का। तो ये पेंगोंग लेक की सिचुएशन थी कि यहाँ पर 4th लेक तक चाइना कहता था कि हमारा एरिया है, और 8th लेक तक इंडिया कहता है कि 8 फिंगर तक इंडिया कहता है। ये फिंगर इसलिए कहा गया क्योंकि फिंगर जैसे इसके आउटलुक है, देख लो आप, अगर आपको थोड़ा सा आप सोचो तो इसके अंदर दिख जाएगा आपको। तो ये फिंगर्स के अंदर 8 फिंगर तक इंडिया कहता है हमारा है, और 4th तक चाइना कहता है हमारा। तो इसके बीच के जो एरिया है इसके अंदर पहले ये लोग रहते तो थे, जाते तो थे, लेकिन किसी ने कभी टेंट नहीं लगाए थे। अभी रिसेंटली चाइना ने टेंट लगाकर ये कर दिया कि भाई ये पूरा एरिया हमारा है। ओके, तो इसके लिए इसके ऊपर यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये है पहला। सेकंड है गलवान वैली। देखिए गलवान वैली जो हमने पहले देखा था आपके पेंगोंग लेक का, वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। गलवान वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका कारण ये है कि गलवान वैली जो जहाँ पे गलवान रिवर है उसके पास की ये जगह है। गलवान रिवर जो है वो इस समय शोक रिवर से मिलती है इस जगह पर, और इसके पास में एक रोड जा रही है। आप देखो इसमें रोड बनी हुई है ना, ये देखिए रोड बनी हुई है आपको रेड कलर में। ये रोड दौलत बेट ओल्डीव तक जाती है, डीबीओ लिखा हुआ है देखिए, है ना। ये इंडिया का एक मतलब एकमात्र एयर बेस है इंडियन एयर फोर्स का, जो कि ऐसी जगह पर है जहां से वो चाइना पर और इंडिया पर, क्या पाकिस्तान पर और चाइना पर, ये पाकिस्तान का एरिया, यहाँ पे चाइना का एरिया, इस एरिया में पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पे चाइना। इन दोनों के ऊपर हम लोग यहाँ से खबर रख सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई वॉर हो तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, और सीधा हम लोग हर चीज को उतार सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि आप कह सकते हो कि बड़ी भारी इन्फेंट्री एक साथ यहाँ पर लाके खड़ी की जा सकती है। अगर वॉर हो तो बहुत कम समय के अंदर, एक दिन के अंदर सारा तैयार हो सकता है। तो अगर ये एरिया कब्जे में आ जाता है उनके, तो गलवान वैली इतनी पास में है इस रोड से कि वो लोग शूट कर सकते हैं। मतलब सामने दिख रहा है उनको कि इतनी पास में वो रोड है, सिर्फ नदी बीच में है और उसके आगे फिर वो एरिया है। ओके, आपको थोड़ा और साफ दिखाता हूँ मैं इसको, ये देखिए, ठीक है। ये रिसेंटली एक ब्रिज बना है, ठीक है, ये सेतु कहते हैं इसको, चेवांग रिचन सेतु। ये सेतु पिछले साल बना था, और इसके बनने के बाद से यहाँ पे जो रिलेशंस थे वो बहुत बिगड़ने लगे थे। और ये गलवान रिवर जो जा रही है ठीक इसके पास में ही रोड जा रही है, ठीक है, और ठीक इसके पास में रोड जा रही है। और गलवान
एक मिनट है जी। और गलवान का जो ये एरिया है, यहाँ तक अगर उनका इंकर्जन हो जाएगा, ये देखिए इस एरिया तक, तो इसके लिए इंडिया के अंदर ये दौलत बेग ओल्डी इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इन लोगों ने जो इंकर्जन किया है वो बेसिकली दौलत बेग ओल्डी में, गलवान में, गोगरा पोस्ट पे, वैसे तो 5 जगह पे इंकर्जन किया है, लेकिन आप लोगों को जितना समझने की जरूरत है उसके अंदर ये 5 में से मेन है पेंगोंग लेक, गलवान और दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी इसलिए क्योंकि इंडिया का एयर बेस है बहुत बड़ा, गलवान इसलिए क्योंकि वो जो रोड बनी हुई है वो रोड एकदम उसके पास से निकलती है और बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी जगह है इंडिया के लिए। ओके, और पेंगोंग लेक जो है वो एक अपने आप में एक बड़ी जगह है जो इंडिया के पार्ट रहे तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो ये इसकी बात है, ये दौलत बेग ओल्डी का एक फोटो है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके साथ के जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक है वो है किशनगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे किसी कोई डाउट है यहाँ तक? अबे, साहिल, भव्या, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप। डाउट है, डाउट है तो वापस समझाओ, ये गलवान वैली वाला। गलवान वाला वापस करें? वापस करना है? हाँ। अच्छा, किस को वापस करना है एक बार बता दीजिए मुझे, कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी से क्लियर नहीं हुआ ये वापस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कोई? चलिए देखते हैं इसको वापस। हुआ ये है कि वैसे तो 5 जगह पे चाइना आगे आया है, ओके, लेकिन जो हमारे देखने की जगह है, जो ज्यादा काम की जगह है हमारी, वो उन जगहों में से पेंगोंग लेक, गलवान वैली और दौलत बेग ओल्डी, ये 3 जगह पर चाइना अपने पहले एलएसी के समय जहां पर उनको रुकना चाहिए था, जहां पे इंडिया का और चाइना का सीज फायर हुआ था 1962 में, उसके बाद में वो लोग जहां पर आगे आए हैं अभी रिसेंटली, तो वो ये 3 जगह पर जो आगे आए हैं वो स्ट्रेटेजिकली वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इन जगहों के बारे में मैं ये बात बता रहा था कि दौलत बेग ओल्डी से इंडिया में डबरुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक जो है वो इंडिया में रिसेंटली एक रोड बनी है। ये देखिए रोड है ना, ये रोड बनी है, तो ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और ये रोड बनने के कारण हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इस रोड बनने के कारण हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो आर्मी की जो टेंट्स थे, आर्मी के लोग उनको पहुंचा नहीं पाते थे, लेकिन ये रोड बनने के कारण हम लोग जो है वो अब दौलत बेग ओल्डी तक बहुत जल्दी चीजें पहुंचा सकते हैं। चीज, हेलो, क्या हुआ, कोई दिक्कत आ रही है? साहिल, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। तो बेसिकली जो रोड बनी थी, इस रोड के ऊपर चाइना ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि ये रोड को आप मत बनाइए वगैरह वगैरह, जबकि उधर चाइना अपने एरिया में बहुत रोड्स बना रहा है। तो इंडिया ने बिना उसकी बात सुने ये रोड बनाई है, और ये रोड इंडिया को वॉर के समय में बहुत हेल्प करेगी। तो इसके लिए ये जो रोड बनाई है, अब गलवान वैली के अंदर उनका इंकर्जन इतना हो चुका है कि वो इस रोड को देख सकते हैं वो लोग, मतलब आप कह सकते हो पहाड़ की चढ़ाई पर वो लोग बैठे हैं और रोड जस्ट उनके सामने है, नदी के जस्ट क्रॉस के अगले साइड में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वॉर हुआ तो ये लोग वहां तक पहुंचे होंगे, तो अगर हमारे ट्रक्स वहां से निकलेंगे तो ये उनको ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये रोड इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए गलवान वैली के अंदर ये कहा जाता है कि बाकी जगहों पर भले वो लोग पीछे जाए नहीं जाए, लेकिन गलवान वैली पे और दौलत बेग ओल्डी, जो कि हमारा एयर बेस है, ऊपर दिख रहा होगा आपको, दौलत बेग ओल्डी के अंदर उनको हटाना चाहिए हम लोगों को, और उनको आगे नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का एयर बेस है बड़ा। और गलवान वैली जो है वो ये एरिया, क्योंकि इस दरबुक जो रोड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपके अभी तक इंकर्जन जो हुआ है रिसेंटली उसके बारे में। अब नेक्स्ट है आपका किशनगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, किशनगंगा प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो किशनगंगा बेसिकली क्या हुआ था कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ में एक ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी के अंदर, जस्ट एक मिनट, इंडिया पाकिस्तान की एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी 1960 में,
जिसके अंदर इंडिया ने ये बात कही थी कि भाई ऊपर की जो 3 रिवर्स है, आपको इसमें 3 रिवर्स दिख रही होगी, झेलम, चेनाब और इंडस, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो सीजेआई दिख रहा है आपको, ये जो 3 रिवर्स थी, ये पाकिस्तान को दे दी गई कि इनका पानी जो है वो पाकिस्तान रखेगा, और नीचे की जो 3 रिवर्स है, सतलुज, रवि और चेनाब, ब्यास, ये 3 रिवर्स जो है इनको इंडिया रखेगा अपने पास में। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया ने किशनगंगा प्रोजेक्ट शुरू किया। किशनगंगा प्रोजेक्ट क्या था कि आपकी झेलम रिवर जो है उसके ऊपर उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जहाँ पे किशनगंगा उसकी ट्रिब्यूटरी है, और ट्रिब्यूटरी का उन्होंने पानी लिया और उसको, आप इस मैप में देखिए कि ये किशनगंगा जो है, किशनगंगा जो, ये देखिए नीलम रिवर कहते हैं, किशनगंगा भी कहते हैं इसको, इसका पानी यहाँ से आ रहा है। तो इन्होंने इस पानी को डाइवर्ट किया इस एरिया में, और डाइवर्ट करके और फिर इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाया, और पावर बना के वापस वुलर लेक में डाल दिया, जिसको वापस झेलम के अंदर मिलता है वो, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये दोनों नदियां मिल जाती है। ओके, तो एक तरह से इंडिया ने बहुत ही, आप कह सकते हो, सूझबूझ के साथ ऐसा काम किया कि ना तो उनका पानी कम हुआ, और हम लोगों ने इस एरिया के अंदर जा करके और यहाँ पर उनका पानी लेकर के और बिजली भी बना ली और वापस उनको दे भी दिया। लेकिन पाकिस्तान इतनी जल्दी शांत बैठने वाला था नहीं, तो उन्होंने रिसेंटली 2-3 साल पहले इसके लिए कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वर्ल्ड जो आप कह सकते हो कि आईसीजे जो है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके अंदर उन्होंने ये दायर किया कि भाई इंडिया जो है वो ये गलत काम कर रहा है और इंडिया को जो है वो नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया ने जब अपना ये मैप वगैरह वहां पे रखे तो इंडिया को वहां पे फ्री गो मिल गया था कि आप लोग जा सकते हो, और क्योंकि पाकिस्तान का पानी कम नहीं हो रहा है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंडिया ने ऐसा, ये वर्ल्ड में कहा जाता है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि बुद्धि लगा करके और बहुत ही इंटेलिजेंटली इस काम को पूरा किया। ओके, ये एक छोटा सा है। इसके अलावा ये भी कुछ डैम है जो कि चेनाब रिवर वगैरह पे बने हुए हैं। ओके, तो ये भी आपके पेपर के शायद पार्ट बन सकते हैं। फिर इसके बाद में सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट है। सियाचिन के बारे में किसको पता है यहाँ पे? सियाचिन के बारे में पता है? हाँ सर, बताइए। सर एक तो ये बहुत, यहाँ पे जो टेम्परेचर तो बहुत कम होता है। नहीं, टेम्परेचर तो कम होता है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट तो यही था कि इंडिया और पाकिस्तान वाला कॉन्फ्लिक्ट था। उनको चाहिए इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था कि उनको ये जमीन चाहिए, उनको ये जमीन चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और कोई? गुंजन और कोई? ट्विंकल नहीं? देखिए, सियाचिन जो है वैसे एरिया, ये पाकिस्तान ने पीओके की तरह ही एरिया था, ये इंडिया का पार्ट वैसे नहीं था, क्योंकि पीओके में उस समय जब मैंने आपको बताया कि वो लोग ट्राइब्स आगे तक आए थे तो ये एरिया भी उन्होंने अपने हिस्से में कर लिया था। लेकिन हुआ ये था कि इंडिया ने 1987 के आसपास में इस एरिया के अंदर, जब सर्दी के अंदर पाकिस्तान के लोग नीचे चले जाते हैं, सर्दी में इस एरिया में रुकना बहुत मुश्किल काम है, तो जैसे वो नीचे चले जाते हैं तो इंडिया वहां पर पहुंच के चला गया, कह दिया कि अभी हमारा एरिया है, फिर वापस उनको ऊपर नहीं आने दिया, वापस गर्मी आई तक वो खुद वहां जाके बैठ गए कि भैया अभी हमारा एरिया है। तो सियाचिन को एक तरह से हम लोगों ने एक्वायर किया है ऑपरेशन मेघदूत से। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत किसके लिए था? ओके, तो ये एक छोटा टॉपिक था सियाचिन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कारगिल वॉर। कारगिल के बारे में पता है किसी को? कारगिल के बारे में, कारगिल के बारे में पता है किसी को? प्रियम? सर पाकिस्तान ने फिर अटैक कर दिया था और उसके बाद ही जो सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी 2018 में, 17 में, और कारगिल का काम हुआ था 1999 में। तो जब ये हुआ था तब ये करने वाले लोग बहुत छोटे थे। ये तो मैंने फोटो डाल दी इसलिए आप उससे इन्फ्रेंस ले रहे हो, बाकी ये बात है नहीं। ओके, इसके अलावा किसी को कॉमन सेंस लगाना है तो बताओ, और कोई कॉमन सेंस लगा सकता है? जो पाकिस्तान के मेजर थे ना, उन्होंने कहा था तब हुआ था ये, वो बच गई थी इंडिया की। किसने कहा था? इंडिया की तरफ पाकिस्तान के मेजर जनरल थे ना, अच्छा, उन्होंने कहा था।
तो उन्होंने कहा था उनके कारण वॉर हुई थी कारगिल वाली। वो तो उनके कारण नहीं होगा ना, कोई भी वॉर होगा वो उनके कारण नहीं होएगा। अफगानिस्तान वाले क्या कर सकते हैं उसमें? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें हुआ ये था कि हम लोगों ने जो ऑपरेशन मेघदूत के अंदर एरिया ले लिया था, तो वो एरिया लेने के बाद में क्या हुआ कि 1998 के अंदर इंडिया ने आपको पता होगा शायद, अभी रिसेंटली एक फिल्म भी आई थी उसके ऊपर, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पता है किसी को? वो फिल्म का नाम था परमाणु। देखिए किसी ने, जॉन अब्राहम की फिल्म थी। तो परमाणु के अंदर वो रियल फिल्म है वो, जिसके अंदर 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और न्यूक्लियर टेस्ट जैसे ही इंडिया ने किया, ये डिक्लेयर किया कि इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर पावर, तो उसी समय पाकिस्तान की बहुत हालत खराब हुई और उसने चाइना से सब कुछ, उसने कहा भाई मैं सब दाव पे लगा दूंगा लेकिन मुझे न्यूक्लियर पावर दे दो। तो चाइना से उसने फिर न्यूक्लियर पावर खरीदा, और उसको खरीदने के बाद में उसके अंदर इतना आ गया कि अब जो है, मैं जो मेघदूत से उन लोगों ने मेरा एरिया लिया था, अब मैं कारगिल का एरिया लेकर के ये कहूंगा कि भाई एक्सचेंज कर लो, तुम वहां से नीचे आ जाओ, मैं यहाँ से ऊपर चला जाऊंगा वापस, एक्सचेंज ऑफर कर लो, मेरा एरिया खाली कर दो। तो इस तरह से हुआ ये था कि सर्दी के महीने में इंडियन आर्मी भी जो है वो नीचे आ जाती है, बर्फ में नहीं रहते हम लोग। तो नीचे आने के कारण हम लोग को पता नहीं होता कि ऊपर जो चौकियां है, ऊपर जो पोस्ट है हमारी, वहां के ऊपर कोई है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हम लोग नहीं थे उस समय, ये मतलब वहां पे जो गडरिये होते हैं, आप लोग पता होगा, जो आप कह सकते हो भेड़ और चराते हैं वहां पर, है ना। तो उन लोगों ने कहा कि सर वहां पे आपके बहुत आदमी थे जिन्होंने हमें बहुत तंग किया। तो इंडियन आर्मी ने कहा कि भाई हमारे तो वहां पे लोग थे ही नहीं, कोई हमारा कोई लेन देन ही नहीं है वहां पर, सर्दी में हम लोग तो नीचे आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं 7-8 चौकियों पर है। तो इंडिया को लगा कि 7-8 चौकियों पे बैठा कौन है, और बाद में पता चला 7-8 नहीं 140 चौकियां कारगिल के और उसके आसपास के सारे एरिया की उन लोगों ने कैप्चर कर ली थी। 3 मई को ये बात उन लोगों को पता चली, और तकरीबन 3 हफ्ते हम लोगों को लगे ये बात पता करने के अंदर कि इंडिया जो है उसका एक बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान ने ले भी लिया है और हमारे पास में नहीं है वो एरिया। तो ऐसे में हम लोगों ने जो है वो फिर शुरू किया काम, जिसके अंदर उन लोगों को बाहर निकालने की, खदेड़ने की काम शुरू किया। तो वो जो वॉर था कारगिल का, जो हिल है उसको वापस लेने का, वो था कारगिल का वॉर। ओके, तो कारगिल में हम लोगों ने फिर तकरीबन आप कह सकते हो 1 महीने के अंदर, 26 जुलाई को आपको कारगिल डे मनाया जाता है, कारगिल के अंदर जो विजय दिवस कहा जाता है उसको विजय दिवस मनाया जाता है। तो इस 1-1.5 महीने के अंदर हम लोगों ने उन सारी की सारी 140 चौकियों को वापस ले लिया था। और इसकी कई सारे लोग हैं जहाँ पे जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है इसके अंदर, जिन्होंने अकेले अकेले पूरी 50-60 लोगों की चौकियां उड़ा दी। ओके, तो लक्ष्य मूवी देखी होगी आप लोगों ने, वो उसके ऊपर बेस्ड है एकदम एग्जैक्टली। ओके, तो ये जो है वो आपकी कारगिल की बात थी। कारगिल वॉर हुआ था अभी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान भी जो है वो काफी चल रहा है न्यूज के अंदर, तो इसके लिए आपको कारगिल और का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। ओके, फिर लास्ट ये है सीपेक OBOR। ये बेसिकली एक रोड है, चाइना जो है वो ये एक रोड बना रहा है जिसके अंदर वो चाइना से लेकर के और कराची पोर्ट तक, गदर पोर्ट तक, ये एक सीधी रोड होगी। लेकिन इंडिया इसका जो है वो बहुत अपोजिशन कर रहा है। उसका कारण ये है कि इंडिया जो है वो, इंडिया ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, आप लोग साफ देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है ये इंडिया का एरिया है, जिसके अंदर से पाकिस्तान जो है वो ये पाकिस्तान की ये जो रोड जा रही है वो इस एरिया के अंदर से जा रही है। तो इस कारण से इंडिया ने इसका बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हो प्रोटेस्ट किया है, UN में भी प्रोटेस्ट किया है, और रिसेंटली आपके जो सैंपल पेपर्स है उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये आपकी आज तक की जो क्लास थी वो इतनी थी। मुझे लगा इससे ज्यादा अगर मैं कराऊंगा तो शायद ये ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है, तो और किसी कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कोई डाउट है? विहान, कृतिका, फिंगर बनाएगा वो बस बताना। क्या वो कौन सी फिंगर किसकी है, एक बार वो बस बताना। वो कौन सी रिवर नहीं, फिंगर वो क्या नाम है? 8 फिंगर्स क्या? इंडिया से। अच्छा, वापस देख लेते हैं अभी। 8 फिंगर्स, ये रहे 8 फिंगर्स। इसमें 8 फिंगर्स में इंडिया जो है वो कहता है कि 8वीं जो फिंगर है, 8वीं फिंगर देख रहे हो आप यहाँ पे, ये 8वीं फिंगर तक इंडिया का एरिया है। इंडिया ये कहता है कि भाई ये एरिया जो है यहाँ तक मेरा एरिया है, इस एरिया तक मेरा एरिया है। और चाइना ये कहता है कि क्योंकि चाइना इस तरफ होएगा ना, तो चाइना कहता है कि 4th फिंगर तक यहाँ तक मेरा एरिया है। तो ओवरऑल ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड है सारा। समझ रहे हो बात को?
ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड है क्योंकि दोनों इसके ऊपर क्लेम करते हैं। एक कहता है कि भाई 4th फिंगर तक मेरा है, दूसरा कहता है 8th फिंगर तक मेरा है। तो ये जो बीच का एरिया ये डिस्प्यूटेड हो गया अपने आप ही, ठीक है। तो अभी रिसेंटली, पहले तो क्या होता था कि इन लोगों के बीच में ट्रीटी हो रखी है इंडिया और चाइना के बीच में कि हम लोग आपस में गोली नहीं चलाएंगे, लड़ लेंगे लेकिन गोली नहीं चलेंगे। तो इसलिए ये लोग इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर आते हैं और इंडिया वाले सुबह सुबह आते हैं, वहां थूक के जाते हैं, और पाकिस्तान जो चाइना वाले आते हैं वो शाम को आते हैं और उस एरिया को साफ करके जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये एरिया हमारा है, क्योंकि गोली चला नहीं सकते आप, ट्रीटी हो रखी है। तो इसके लिए ये एरिया के अंदर पहले तो वो लोग सिर्फ आते थे, सिर्फ एक आप कहते हो ना कि वो पेट्रोलिंग करने के लिए आते थे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि इन लोगों ने इस एरिया के अंदर अपने टेंट जमा लिए। ये जो एरिया है यहाँ पे इन्होंने अपने टेंट लगा लिए, और एक नहीं कई सारे टेंट लगा लिए। और पहले पिछले 50-60 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि उन्होंने इस एरिया के अंदर टेंट लगाए हो। सिर्फ वो लोग पेट्रोलिंग करते थे, हम लोग भी पेट्रोलिंग करते थे, और वो जो मैंने आपको बताया ना, थूकते थे, साफ करते थे, थूक करते साफ करते थे, बस इतना ही काम होता था और कुछ नहीं होता था। अभी रिसेंटली उन्होंने जो टेंट लगाए उसके बाद में इस एरिया में ही झड़प हुई थी, और यहीं पर क्या हुआ कि वो जो 20 लोग मरे थे वो भी इसी एरिया में मरे थे। ओके विहान? यस सर। और कोई डाउट? सर मतलब ये क्या कहते हैं, इधर जैसे फिंगर 4 तक चाइना का है, चाइना का इसमें है इंडिया नहीं, को चाइना मतलब कहता है कि मेरा है। उसमें इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ, मतलब इंडिया को तो पूरे से अपोज नहीं दिक्कत करता? है। इंडिया, ये क्लेम चाइना की बॉर्डर का नहीं, ये एलएसी का क्लेम है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां तक है वो उसका क्लेम है। वैसे तो पूरा लद्दाख ही इंडिया क्लेम करता है कि भाई पूरा लद्दाख ही मेरा है, लेकिन जहाँ पे युद्ध विराम हुआ था ना, सीज फायर, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कहता है कि भाई 8 तक जो है ना, कम से कम वहां तक तो हम आ ही सकते हैं, इंडिया कहता है, और चाइना कहता है कि भाई 4 तक मैं आ सकता हूँ। तो पहले इस एरिया तक वो लोग आते नहीं थे, सिर्फ पेट्रोलिंग करते थे, और इस एरिया के अंदर उन लोगों के टेंट हुआ करते थे, चाइना वालों के। रिसेंटली उन्होंने टेंट यहाँ पे लगा लिया, इसका मतलब ये है कि वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। समझ रहे हो बात को? ये एलएसी का क्लेम है, लैंड का नहीं है, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां तक आती है। ध्यान? यस सर। समझ में आ रहा है या वापस बताऊं? नहीं समझ में आ रहा। क्लियर है? अच्छा, और किसी को कोई डाउट? आप अनम्यूट कर सकते हो, बता सकते हो मेरे को, तो क्लास में कोई चीज है, कोई आपको और कुछ समझना है, और कोई बात है तो बता सकते हो। सबको क्लियर है? तो एंड करें फिर क्लास, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।